Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology Unit 12th Chapter number 3rd Chemotherapeutic Agents. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी और इसकी 12th यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कीमोथेरापेटिक एजेंट्स को। दैट मीन्स वो एजेंट्स, वो ड्रग कंपाउंड्स जो कि केमिकली एक्ट करते हैं और डिफरेंट थेरापेटिक फंक्शंस बॉडी में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर क्लासेस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम फर्दर जो रिमेनिंग क्लासेस है उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो है एंटीवायरल ड्रग्स। नाम से समझ में आ रहा है कि एंटीवायरल, एंटी मतलब कि अपोजिट, किसके अपोजिट? वायरल। दैट मीन्स वायरस के अपोजिट वो ड्रग्स जो कि वायरस के अपोजिट काम करती हैं, दैट मीन्स वायरस को किल कर देती हैं, उनको क्या बोलते हैं? एंटीवायरस ड्रग या एंटीवायरल ड्रग बोला जाता है। दीज एंटीवायरल ड्रग्स आर द मेडिकेशंस विच इज यूज्ड टू ट्रीट द वायरल इन्फेक्शंस. Most antiviral targets specific viruses, while broad spectrum antiviral is effective रेंज ऑफ वायरसेस। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं या वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि डिफरेंट जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, दैट मीन्स वायरस की वजह से जो डिजीज कंडीशंस होती हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं, इनको बोलते हैं एंटीवायरल ड्रग्स। यहाँ पर मोस्टली जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं वो स्पेसिफिक जो वायरस होते हैं उनको टारगेट करती है। तो अकॉर्डिंग टू वायरस की, जिस तरीके का स्पेसिफिक आपका वायरस होगा उसी तरीके की एंटीवायरल ड्रग यहाँ पर यूज की जाएंगी। जबकि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं वो वायरस के डिफरेंट वाइड रेंज के लिए, एक बड़ी क्लास के लिए जो है इफेक्टिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एंटीवायरल ड्रग्स। इन एंटीवायरल ड्रग्स को डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। मेजरली इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज targeting the viral infection, and second is targeting the cellular functions that a virus needs. पहला तो वो एंटीवायरल ड्रग्स जो कि वायरस की जो फंक्शनिंग है उसको टारगेट करके उसकी फंक्शनिंग को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने देंगे। इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस आती हैं सच एज न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज जो कि पॉलीमरेज एंजाइम को इनिबिट करके एक्शन देंगी। सेकेंड इज प्रोटीएज जो उसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उसका लाइसिस कर देंगी। थर्ड इज द इंटीग्रेज जो उसके डीएनए के साथ इंटीग्रेट होकर के उसको उसकी फंक्शनिंग को इनिबिट करेंगी। एंड फोर्थ इज द न्यूरामिडीज जो कि जो न्यूरामाइड एंजाइम है उसको इनिबिट करके फंक्शन देंगी। ठीक है, इस न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज को फर्दर डिवाइड किया गया है डिफरेंट क्लासेस के अंदर, जैसे कि फर्स्ट है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सेकेंड इज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एंड थर्ड इज द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो पहले तो वो होते हैं जो डीएनए पे डिपेंडेंट होता है और एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ऐसे ही दूसरा होता है आरएनए पर डिपेंड करने वाला आरएनए पॉलीमरेज, और थर्ड होता है डीएनए पर ही डिपेंड करने वाला लेकिन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो इन एंजाइम्स की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करके, उनको इनिबिट करके, उनके साथ कंपीट करके एंटीवायरल एक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। सेकेंड है कि वो ड्रग्स जो कि वायरस को जो भी नीड्स है उसके सेलुलर फंक्शनिंग के लिए, जो भी मेटाबोलाइट्स की जो भी न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो नीड्स उसके फुलफिल नहीं होने देती, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से एंटीवायरल ड्रग्स दो तरीके से काम करेंगी। पहला वायरल इन्फेक्शंस को टारगेट करके, सेकेंड है जो भी वायरस है उसकी जो सेलुलर नीड्स है उनको टारगेट करके। फर्स्ट है वायरल इन्फेक्शंस को, वायरल फंक्शनिंग को टारगेट करके। इसके अंदर चार कैटेगरीज आती है। फर्स्ट है न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज, सेकेंड है प्रोटीन, थर्ड है इंटीग्रेज और फोर्थ है न्यूरामाइडीज। ठीक है, और फर्स्ट के अंदर अगेन तीन क्लासेस है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसके अंदर अगर हम डोज की बात करें तो द डोज ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स इज फर्स्ट एसाइक्लोवीर. So adults for 200 mg 5 times daily and 400 mg 3 times daily for 5 to 10 days. Second is Oseltamivir.
in which adults and adolescents weighing 40 mg or more is 75 mg twice daily for the 5 days. And third is the ribavirin, in which oral dose of adults is 600 mg twice daily for 3 to 7 days. ठीक है, तो जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं उसके अंदर एसाइक्लोवीर की अगर हम बात करें तो इसकी जो एडल्ट को डोज दी जाती है वो है 200 mg, ठीक है, जो एक दिन में 5 बार दी जाती है। और अगर आप 5 से 10 दिन के लिए दे रहे हो तो एक दिन में 3 बार दोगे आप 400 mg, ठीक है। ऐसे ही ओस्टामिवीर की बात करें तो बच्चों के अंदर और एल्डरोसेंस यानी कि जो टीनेजर्स हैं जिनका वेट 40 किलो तक है या 75 किलो से ज़्यादा है, उनको 5 दिन तक के लिए 75 mg एक दिन में 2 बार दी जाती है एंटीवायरल की फॉर्म में ओस्टामिवीर। और जो रिबाविरिन है वो देते हैं 3 से 7 दिन के लिए रोजाना एडल्ट्स के अंदर ओरली रूट के थ्रू 600 mg, ठीक है। इसके इंडिकेशंस या यूजेस की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट ड्रग्स ऑफ एंटीवायरल ड्रग आर एसाइक्लोवीर, वीरासाइक्लोवीर, फेमसाइक्लोवीर, ओस्टामिवीर, जीनामिवीर, रिबाविरिन और इंटेरोफेरेन अल्फा, ठीक है। तो ये जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं इनको पर्टिकुलरली कहाँ यूज किया जाता है, जो मोस्टली यूज एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो है आपके एसाइक्लोवीर, विलासाइक्लोवीर, फेमिसाइक्लोवीर, ओस्टामिवीर, जानामिवीर, रिबाविरिन और इंटरफेरॉन्स, अल्फा इंटरफेरॉन, ठीक है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो किस कंडीशंस में नहीं देना है, तो डीकम्पनसेट साइकाइट्रिक डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, आर्ट्रियल हाइपरटेंशन, हीमोग्लोबिनोपैथी एंड ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो जब यहाँ पर साइकाइट्रिक डिजीज होती है किसी पेशेंट को, है ना, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं तब नहीं देते। डायबिटीज मेलाइटस अगर है, ठीक है, डायबिटीज में भी कौन सा स्पेसिफिकली डायबिटीज मेलाइटस जो कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है, तो उस कंडीशंस में नहीं देते। आर्टरीज में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सिर्फ आर्ट्रियल हाइपरटेंशन है, तो उस कंडीशन में नहीं देते। हिपेटोग्लोबिनोपैथी जिसमें हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, वो यहाँ पर फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं कर रहा होता, उस डिस्टर्बेंस होता है, तो उस कंडीशंस में नहीं देते। और अगर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, या कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, तो उस कंडीशंस में भी यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग्स नहीं दी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ क्या करती है, डीकम्पनसेट कर जाती है। नेक्स्ट जो क्लास है आपके वो है एंटी अमोबिक एजेंट्स, यानी वो ड्रग्स जो कि अमोबिक जो एजेंट्स होते हैं, जो अमीबिया होता है, ठीक है, तो उस अमीबा के अगेंस्ट ये काम करते हैं। सो एंटीवायरल ड्रग्स, सॉरी, एंटी अमीबिक एजेंट्स के अंदर है कि दीज एंटी अमोबिक एजेंट्स आर द कंपाउंड्स ऑफ ड्रग विच इज यूज्ड टू क्योर एमीबियासिस, that is a parasite illness which is carried out by a protozoan that causes intestinal amoebiasis or extraintestinal manifestations। ये जो एंटी अमोबिक एजेंट्स होते हैं ये वो ड्रग कंपाउंड्स होते हैं जो कि अमीबियासिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, यानी अमीबा को किल करके अमीबियासिस की कंडीशन को ट्रीट करते हैं। ये जो अमीबा है ये एक पैरासाइट होता है, ठीक है, जो कि प्रोटोजोआ के थ्रू क्या करता है, इलनेस यानी बीमारी करता है। और ये जो है इंटेस्टाइन के दो तरीके का मेजरली होता है, एक तो होता है इंटेस्टाइन में करने वाला इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, और सेकेंड होता है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल यानी इंटेस्टाइन के बाहर जो यहाँ पर अमीबियासिस करता है, ठीक है। The classification of anti-amoebic agent is, it is majorly classified into two categories. First is the tissue amoebocytes and second is the luminal amoebocytes. First is the tissue amoebocytes, which is further classified into two categories. First is the for extra-intestinal and extra-intestinal amoebiasis, and second is for extra-intestinal amoebiasis only. In the first category, it is again classified into two categories. First is the nitroimidazoles and second is the alkaloids. The drugs came into nitroimidazole is metronidazole, tinidazole, secnidazole, ornidazole and cetranidazole. And second is the alkaloid in which the drug is imetine and dihydroimetine. Second is the extra intestinal amoebiasis only in which the drug is chloroquine. The second is luminal amoebocytes, which is further classified into three categories. First is the amides. The drug is diloxonide, furonate and nitrazoanide. Second is the antibiotics in which the drug is tetracycline and
paromomycin. Third is the 8-hydroxyquinolines in which the drug is quinidochlor, that is idochlorhydroxyquine, and diiodohydroxyquine which is the idochlor. ठीक है, तो यहाँ पे जो एंटी अमोबिक एजेंट्स होते हैं उनको दो मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट होते हैं टिश्यू अमीबियोसाइट्स, जो कि टिश्यूज में जब अमीबा का इन्फेक्शन होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है. टिश्यूज में भी दो तरीके से होते हैं, इंटेस्टाइन पर इफेक्ट डाल रही है और एक जो सिर्फ इंटेस्टाइन के बाहर इफेक्ट डाल रही है. तो फर्स्ट वो ड्रग्स होंगी जो दोनों पे एक्ट करेंगी, इंटेस्टाइन पर भी और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन पर भी. इसको भी फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया है इनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर. नाइट्रोइमिडाजोल, जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर में नाइट्रो ग्रुप और इमिडाजोल रिंग होती है, वो ड्रग्स. इसके अंदर आती है मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, सेकोनिडाजोल और निडाजोल और सेट्रानिडाजोल. सेकेंड होती है आपके एल्कलॉइड्स, जिसके अंदर ड्रग आती है इमिटीन एंड डाईहाइड्रोइमिटीन. सेकेंड होती है आपकी वो ड्रग जो कि सिर्फ इंटेस्टाइन के बाहर ही जो अमीबा का इन्फेक्शन होगा उसको ट्रीट आउट करेंगी. इसके अंदर ड्रग आएंगी क्लोरोक्वीन. सेकेंड होता है ल्यूमिनल अमीबोसाइट्स, यानी ये वो ड्रग्स हैं जो ल्यूमिनल्स होते हैं, यानी कि जो ल्यूमिन्स होते हैं, या आप कह सकते हैं जो गड्ढे होते हैं, जो इंटरनल साइट्स होती है, उन पर जब अमीबा का इन्फेक्शन होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं. इनको इनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर तीन क्लासेस में क्लासिफाइड किया है. फर्स्ट होते हैं आपके अमाइड्स, जिसमें आपकी ड्रग आएगी डिलोक्सोनाइड, फ्यूरोनेट एंड नाइट्राजोक्सानाइड. सेकेंड आपकी होती है एंटीबायोटिक्स, जिसमें ड्रग आती है टेट्रासाइक्लिन्स एंड पेरोमोमाइसिन. थर्ड होती है आपकी 8-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स, जिसके अंदर आपकी ड्रग आएगी क्यूनिआइडोक्लोर, जिसे हम आइडोक्लोर हाइड्रोक्सीक्वीन भी बोल सकते हैं केमिकली. और सेकेंड होती है आपकी डाई आइडोहाइड्रोक्सीकीन, जो कि केमिकली उसको बोल सकते हैं आइडोक्विनोलोन. ठीक है, इन अगर एंटी अमीबिक एजेंट्स के डोज की हम बात करें, नेक्स्ट है इन एंटी अमोबिक जो एजेंट्स हैं इनके डोज की कौन सी ड्रग की कितनी डोज जो है यहाँ पर दी जानी चाहिए. सो नेक्स्ट इज डोज ऑफ दीज एंटी अमोबिक एजेंट्स. सो हियर मेट्रोनिडाजोल इन एडल्ट्स इज मेट्रोनिडाजोल की हम बात कर रहे थे कि मेट्रोनिडाजोल जो होती है वो एडल्ट्स के अंदर दी जाती है 500 to 750 mg, that is milligram, 3 times in a day for 5 to 10 days and by IV route 15 mg per kg and in the capsule form 375 mg. ठीक है, तो ये जो मेट्रोनिडाजोल होती है वो एडल्ट्स के अंदर तो 5 से 10 दिन के लिए देते हैं और एक दिन में देते हैं 3 बार. और एक बार की जो डोज होती है वो होती है 500 से 750 मिलीग्राम. अगर आप आईवी रूट से इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हो तो आप दोगे 15 mg पर केजी, यानी पर केजी 15 मिलीग्राम, और कैप्सूल की फॉर्म में दोगे तो दोगे 375 मिलीग्राम. ठीक है, इतनी डोज यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल की दी जाएगी. नेक्स्ट है इसके इंडिकेशंस या यूजेस. तो इसके यूजेस के अंदर है कि इन्फेक्शंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दैट इज जीआईटी ट्रैक्ट, skin, heart and bone, joints, lungs, blood and nervous system and other areas of the body. Here anaerobic infections, bacterial vaginosis. ठीक है, तो इस तरीके से इसको कहाँ यूज किया जाता है कि जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो इन्फेक्शंस होते हैं, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग दी जाती है. इसके अलावा आपके जीआईटी में यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या स्किन डिसऑर्डर है, स्किन पर कोई इन्फेक्शन है, हार्ट डिसऑर्डर है, या बोन्स के अंदर दर्द है, जॉइंट्स में पेन है, ठीक है, बोन्स में कोई डिजीज डिसऑर्डर कंडीशन है, ठीक है, या वहाँ पर आपके अमीबा का कोई इन्फेक्शन है, लंग्स में कोई अमीबा इन्फेक्शन है, ब्लड में है, या नर्वस सिस्टम के अंदर या बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर जब यहाँ पर अमीबा का इन्फेक्शन होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी अमोबिक एजेंट्स देते हैं. चाहे वो एनाएरोबिक इन्फेक्शन भी हो सकता है या बैक्टीरियल वेजाइनोसिस यानी बैक्टीरिया के थ्रू वेजाइना में किया जाने वाला इन्फेक्शन भी हो सकता है. तो इन सभी इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर जब वो अमीबा की वजह से हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी अमोबिक एजेंट की फॉर्म में हम यहाँ पर डिफरेंट ड्रग्स जो हमने डिस्कस करी है वो दे सकते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डोज के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट है इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कौन से कंडीशंस में नहीं देंगे. सो द इंडिविजुअल्स हु हैव इनकाउंटर्ड सर्टेन
blood disorders, pregnant women and alcoholics are advised against consuming the anti-amoebic agents. ठीक है, तो वो इंडिविजुअल्स जिनके अंदर कुछ पर्टिकुलर ब्लड डिसऑर्डर्स है, कोई ब्लड रिलेटेड इशू है, उनको नहीं देना। प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल भी नहीं देना है। जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहलिक पर्सन से, उनको नहीं देना। ठीक है, तो उनको एडवाइस की जाती है कि वो जो है एंटी अमोबिक एजेंट को जब इनटेक कर रहे हो तब वो अल्कोहल या तो कंज्यूम ना करें, है ना। तो उस कंडीशन में आप दे सकते हो। तो क्या बोल रहे हैं कि ब्लड डिसऑर्डर जिनको है, प्रेग्नेंट वुमेन को और अल्कोहलिक पर्सन को आप यहाँ पे एंटी अमोबिक एजेंट नहीं दे सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके ड्रग एंथेलमेंटिक्स। एंथेलमेंटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो एंथेलमिया जो होते हैं ना, जो पैरासाइट, जो हेलमेंथ पैरासाइट होते हैं, उनकी वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स दी जाते हैं यहाँ पर, उनको बोलते हैं एंथेलमेंटिक्स। ठीक है, so these anthelmintics are the class of drugs which is used to treat the infections which is caused by the parasitic worms which are also known as helminths. ठीक है, these worms can infect the humans and animals and can cause a variety of symptoms which is ranging from mild discomfort to the severe illness. ठीक है, तो यहाँ पर एंथेलमेंटिक्स जो होते हैं वो ड्रग्स होती हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये आपके पैरासाइटिक जो वर्म होती है जो कि परजीवी हैं, वो कीड़े, वो वर्म्स जो कि परजीवी है, पैरासाइट है, ठीक है, जिन्हें हेलमेंथ के नाम से जाना जाता है, उनकी वजह से जो इन्फेक्शन हुए होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो यहाँ पर ड्रग्स दी जाती है उनको बोलते हैं एंथेलमेंटिक्स। और ये जो वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, एनिमल्स को यानी जानवरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और इनके जो सिम्टम्स माइल्ड डिस्कम्फर्ट से लेकर के, जहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट करेंगे, उससे लेकर के सीवियर गंभीर बीमारी तक भी ये फैला सकते हैं। ठीक है, इन एंथेलमेंटिक्स के अंदर जो ड्रग्स आती है उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट क्लासेस में। सो नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंथेलमेंटिक्स इन विच द क्लास इज फर्स्ट पिप्राजीन्स, सेकेंड बेंच इमिडाजोल्स, थर्ड हेट्रोसाइक्लिन्स, फोर्थ नेचुरल प्रोडक्ट्स, फिफ्थ विनाइल pyrimidines, sixth amides, seventh नाइट्रो डेरिवेटिव्स and eighth is the amidothiazoles। ठीक है, तो इन एंथेलमेंटिक्स को 8 डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट होते हैं आपके पिप्राजीन्स। पिप्राजीन्स के अंदर ड्रग आएंगे आपके डाइथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट, दैट इज DEC। सेकेंड है पिप्राजीन सिट्रेट। सेकेंड होती है आपके बेंच इमिडाजोल, जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर बेंजामिडाजोल देखने को मिलती है। इसके अंदर ड्रग्स आती है एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल एंड थायाबेंडाजोल। थर्ड होती है आपके हेट्रोसाइक्लिक्स, जिसके अंदर साइक्लिक रिंग होती है जो कि हेट्रोसाइक्लिक होती है, यानी कि जब साइकिल होगा इसमें तो यहाँ पर कोई भी हेट्रो ग्रुप होगा, यानी कि नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या सल्फर हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है ऑक्सा अमीनोक्विन एंड प्रांजीक्विंटल। फोर्थ होते हैं आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर आपके आएंगे इवरमेक्टिन और एवरमेक्टिन। फिफ्थ होते हैं आपके विनाइल पायरिमिडीन, जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर में विनाइल ग्रुप और पायरिमिडीन रिंग देखने को मिलती है। इसके अंदर जो ड्रग्स आएंगी वो है पायरेंटल और ऑक्जेंटल। फिर होती है आपके सिक्स अमाइड, जिसमें आपकी ड्रग आती है निक्लोसामाइड। और सेवंथ होती है आपके नाइट्रो डेरिवेटिव्स, जिनके केमिकल स्ट्रक्चर में आपको नाइट्रो ग्रुप देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो ड्रग्स आएंगे वो है निरिडाजोल। एंड एट्थ है आपके इमिडाजोल थायाजोल, जिसमें ड्रग आएगी लीवामिजोल। ठीक है, तो इनके केमिकल स्ट्रक्चर में इमिडाजोल और थायाजोल रिंग देखने को मिलेगी और इसके अंदर ड्रग आती है लीवामिजोल। ठीक है, तो इस तरीके से इनको डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है। इनकी डोज की बात करें तो एल्बेंडाजोल जो है, दिस इज गिवन 400 mg टेकन वंस डेली फॉर 1 to 3 days for most type of infections, and mebendazole which is 100 mg taken twice daily for 3 days for most type of infections for whipworm infection, and third is the parental, that is 11 mg per kg and up to the maximum of 1 gram taken as a single dose for most type of infections। ठीक है, तो यहाँ पर एल्बेंडाजोल की जो डोज होती है वो मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस जो कि हेलमेंथ की वजह से हुआ है उनके ट्रीटमेंट के लिए एल्बेंडाजोल दी जाती है 1 से 3 दिन के लिए, और हर दिन इसकी जो डोज रहती है वो है 400 mg।
मेबेंडाजोल की बात करें तो जब इन्फेक्शन हुए होते हैं, विप वॉर्म की वजह से जो इन्फेक्शन हुए होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए मेबेंडाजोल स्पेशली देते हैं, जिसको 3 दिन तक देते हैं, एक दिन में 2 बार देंगे 100 mg। ठीक है। और जो पायरेजेंटिल होता है उसको मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, एक सिंगल डोज के अंदर देते हैं, जो कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है 11 mg पर केजी, जो मैक्सिमम 1 ग्राम तक आप दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। इसके इंडिकेशंस यानी यूजेस की बात करें अगर हम, तो कहाँ पर यूजफुल होती है ये? इट इज यूजफुल इन फर्स्ट राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म एंड विप वॉर्म इन्फेक्शंस। Second, it is useful in lymphatic filariasis. Third, it is useful in onchocerciasis. Fourth, it is useful in schistosomiasis. And fifth, it is useful in threadworm infections. तो ये जो है डिफरेंट इन्फेक्शन कंडीशंस में यूजफुल होती है। कौन कौन सी? अगर राउंड वॉर्म, गोल कलर के गोल गोल जो कीड़ा होता है राउंड वॉर्म, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। हुक वॉर्म जिसका शेप होता है हुक जैसा, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। या कोई विप वॉर्म इन्फेक्शन हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। लिम्फेटिक फिलरियासिस जिसमें हाथी पाँव हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। ओन्क्रोक्रियासिस भी आपके इन्फेक्शन होता है। ठीक है। इसी तरीके से सिस्टोसोमा की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं सिस्टोसोमियासिस, उसके ट्रीटमेंट में। और थ्रेड वॉर्म जो धागे जैसा होता है, थ्रेड जैसा, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उसके ट्रीटमेंट में भी ये जो हम ड्रग है हमारी एंथेलमेंटिक्स उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन, कौन सी कंडीशन में नहीं देना है। तो नहीं दे सकते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, सीवियर डायरिया, माल न्यूट्रिशमेंट, एंड फिफ्थ इज हिपैटिक एंड रीनल डिजीज। तो पर्टिकुलर कंडीशंस में हमें यहाँ पर नहीं देनी है आपके एंथेलमेंटिक्स। फर्स्ट कि अगर कोई लैक्टेटिंग वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हुई वुमेन है तो उसको नहीं देनी है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर डायरिया उसको रखा है पेशेंट को तो नहीं देना है। अगर पेशेंट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में है यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है उसकी बॉडी में तो भी नहीं देंगे। और अगर उसका किडनी या लीवर में से कुछ भी खराब है, वो किडनी में या लीवर में कोई डिजीज कंडीशन है तो भी यहाँ पर एंटी एंथेलमेंटिक्स नहीं देने हैं। ठीक है। लास्ट आती है आपकी, नेक्स्ट टू लास्ट आती है एंटी मलेरियल एजेंट्स। नाम से समझ में आ रहा है, एंटी मतलब कि अपोजिट। किसके अपोजिट? मलेरिया के अपोजिट। तो मलेरिया के अपोजिट काम करने वाली जो ड्रग्स होती है उसको बोलते हैं मलेरिया, एंटी मलेरिया ड्रग्स। दैट मीन्स ये वो ड्रग्स होती है जो कि मलेरिया की कंडीशन को ट्रीट आउट करती हैं। ठीक है। सो दीज एंटी मलेरियल एजेंट्स और ड्रग्स विच इज यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट द मलेरिया। दिस इज अ पैरासाइटिक disease which is transmitted by the infected mosquitoes। ये जो एंटी मलेरिया है ये वो ड्रग्स होते हैं जो मलेरिया को ट्रीट आउट करती है या मलेरिया को होने से रोकती हैं। ठीक है। ये जो मलेरिया होता है ये एक पैरासाइट डिजीज है, मतलब किसी पैरासाइट की वजह से, परजीवी की वजह से हुआ है। ठीक है। जो कि जो इन्फेक्टेड मस्कीटो होता है ना, उस मस्कीटो के बाइट करने की वजह से, जब यहाँ पे प्लाज्मोडियम मस्कीटो जो रहता है, मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज, वो जो इन्फेक्टेड हो रखी है ऑलरेडी किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, वो जब काट लेती है, वो जब बाइट करती है तो उसकी वजह से यहाँ पर मलेरिया फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। अब अगर मलेरिया हो गया तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यहाँ पर दी जाएंगी उसको बोलेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स। So these anti-malarial drugs is classified into different classes. First is the 4-aminoquinolones in which the drug is chloroquine, aminodiaquine and piperacquine. Second is quinolone methanol in which the drug is mefloquine. Third is the chinchona alkaloids in which the drug is quinine and quinidine. Fourth is the biguanides in which the drug is proguanil and chloroguanil. Fifth is the diaminopyrimidine in which the drug is pyrimethamine. Sixth is the 8-aminoquinolines in which the drug is primaquine and tefenoquine. Seventh is the sulfonamides or sulfone in which the drug is sulfatoxin, sulfamethopyrazine and dapsone. Eighth is the antibiotic in which the drug is doxycycline and clindamycin. Ninth is the sexcuterpene lactose in which the drug is artesunate, arteether or arterenol. Tenth is the amino alcohols in which the drug is holophedrine and lumefantrine.
11th is the naphthoquinolones in which the drug is atovaquinone. And 12th is the naphthapyridine in which the drug is pyronidine. ठीक है, तो इन्हें 12 मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है एंटी मलेरिया ड्रग्स को। पहला होता है इनकी केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर 4 अमीनो क्विनोलिन्स, यानी कि वो ड्रग्स जिनके केमिकल स्ट्रक्चर में क्विनोलिन रिंग होती है और फोर्थ पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ रहता है। ठीक है, और मलेरिया को ट्रीट करती है, यानी एंटी मलेरियल एक्शन देती है। इसके अंदर ड्रग्स आती है क्लोरोक्वीन, एमोडायाक्वीन और पिप्राक्वीन। सेकेंड होती है आपकी क्विनोलिन मेथेनॉल, मतलब कि वो ड्रग्स जो कि क्विनोलिन होता है इसके अंदर और साथ में मेथेनॉल भी मिला हुआ रहता है। इसके अंदर जो आपकी ड्रग आती है वो है मिफ्लोक्वीन। थर्ड होता है आपके चिनकोना एल्कलॉइड्स, जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर में जो कि चिनकोनिडीन से ऑब्टेन किया है, चिनकोना बार्क से जिनको ऑब्टेन किया गया है। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है क्विनीन एंड क्विनिडीन। फोर्थ होती है आपके बायोग्वानाइड्स, ठीक है, जिनकी बायोग्वानाइड रिंग देखने को मिलेगी आपको। इसके अंदर ड्रग आएगी प्रोग्वानिल, जिसको क्लोरग्वानाइड भी बोला जाता है। फिफ्थ है आपके डाई अमीनो पायरामिडीन। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है पायरीमिथाजीन, जो कि जिसमें 2 अमीनो ग्रुप और एक पायरीमिडीन रिंग देखने को मिलेगी। सिक्स है आपके 8 अमीनो क्विनोलिन्स, जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर में क्विनोलिन रिंग होगी और 8 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ रहेगा। इसके अंदर ड्रग्स आएंगी प्रीमाक्वीन और टेफिनाक्वीन। ठीक है, सेवंथ होते हैं आपके सल्फोनामाइड से सल्फोन, जिनके केमिकल स्ट्रक्चर में सल्फो ग्रुप और अमाइड ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, या सल्फोन ग्रुप देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है सल्फाडोक्सिन, सल्फामिथोपायराजीन एंड डापसोन। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करती है। इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो है डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि एक टेट्रासाइक्लिन क्लास से बिलोंग करता है, एंड क्लिंडामाइसिन, जो कि मिससेलेनियस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोज। इनकी केमिकल स्ट्रक्चर में सेस्क्यूटर्पिन रिंग देखने को मिलती है और लैक्टोन रिंग देखने को मिलती है। इसके अंदर ड्रग्स आएंगी आर्टेसुनेट, आर्टेम ईथर, आटे ईथर और आर्टेरोनोलोन। टेंथ है अमीनो अल्कोहल। इनकी केमिकल स्ट्रक्चर में अमीनो ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप देखने को मिलता है। इसके अंदर आपकी जो ड्रग आएगी वो है हेलोफेड्रीन और ल्यूमेफेड्रीन। 11 है नेफ्थोक्विनोन। इनकी केमिकल स्ट्रक्चर में नेफ्थोलीन रिंग देखने को मिलेगी। ड्रग्स आएंगी इसके अंदर एटोवाक्विनोन। और लास्ट होती है आपकी फिनाइल पायरिडीन। ये जो फिनाइल रिडीन होती है इनकी इसके अंदर केमिकल स्ट्रक्चर में नेफ्था रिडीन, जिसकी केमिकल स्ट्रक्चर में नेफ्थलीन रिंग और पिरिडीन रिंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है पायराना रिडीन। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करें डोज की, तो यहाँ पर जो डोज है क्लोरोक्वीन की वो होगी एडल्ट के अंदर 500 mg वंस इन अ वीक फॉर द मलेरिया। क्विनीन की डोज है एडल्ट के अंदर 600 mg एवरी 8 आवर्स फॉर 7 to 10 days फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। एंड द थर्ड इज मेफ्लोक्वीन इन विच एडल्ट इज 250 mg वंस इन अ वीक। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट डोज के अंदर ड्रग दी जाती है। जैसे कि क्लोरोक्वीन जो है मलेरिया के ट्रीटमेंट में जब दी जाती है तो 1 सप्ताह तक इसको यूज करते हैं और एक बार में 500 mg देते हैं। इसी तरीके से क्विनीन जो है वो भी मलेरिया के ट्रीटमेंट में जब यूज करते हैं तो 7 से 10 दिन तक देते हैं। हर 8 घंटे के अंदर 600 mg देते हैं इसको। और जो मेफ्लोक्वीन होती है उसको वीक में एक बार, 7 दिन में एक बार देते हैं और सिर्फ 250 mg 250 mg देते हैं। ठीक है, इसके इंडिकेशंस या यूजेस की अगर हम बात करें तो इट इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, न्यूमोसिस्टिक कैरिनी निमोनिया, अमीबियासिस, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रो, टोक्सोप्लाज्मोसिस एंड अरिथमिया। ठीक है, तो इन्हें 7 कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए ये यूजफुल होती है। फर्स्ट इज अगर मलेरिया हुआ है तो उसको तो ट्रीट करेगी सही। इसके अलावा अगर न्यूमोसिस्टिक की वजह से न्यूमोनिया हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट में भी यूज करेंगे। अमीबियासिस यानी अमीबा की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट में भी यूज करेंगे। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल यानी इंटेस्टाइन के बाहर अगर अमीबा का इन्फेक्शन हुआ है तो उसको भी ट्रीट करेगा ये। ठीक है, रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी अगर इन्फेक्शन है तो उसको भी ट्रीट कर सकता है। ठीक है, और सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमाटोमस जिसके अंदर बड़े बड़े ऐसे धब्बे हो जाते हैं, ठीक है, चकते पड़ जाते हैं, उसको भी ट्रीट करेगा। टोक्सोप्लाज्मोसिस जो कि एक डिसऑर्डर है उसको भी ट्रीट करेगा। और अरिथमिया यानी कि अगर हार्ट रेट डिस्टर्ब है, अरिथमिया की कंडीशन है तो उसमें भी आप यहाँ पर क्या दे सकते हैं, एंटी मलेरिया ड्रग दे सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि कौन से कंडीशंस में नहीं देना है। तो फर्स्ट इज नोजिया वॉमिटिंग, सेकंड इज हेडेक, थर्ड इज द डिजीनेस, फोर्थ इज द फटीग, फिफ्थ इज द मलेशिया दैट इज फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, सिक्स इज द मसल पेन दैट इज माइल्जिया, एंड एट्थ इज द डायरिया, कफ, फीवर एंड चिल्स। तो कौन सी कंडीशंस में नहीं देना? फर्स्ट है नोजिया वॉमिटिंग, अगर उल्टी जैसा मन हो रहा है या उल्टी हो रहा है तो नहीं देना। सिर दर्द हो रहा है तो नहीं देना। डिजीनेस, घबराहट हो रही है तो नहीं देना। फटीग, थकान हो रही है तो नहीं देना। माइल्सिया, नाम से समझ में आ रहा है, MN एल्जीरिया। ठीक है, जब भी एल्जिया वर्ड आए तो एल्जिया का मतलब होता है पेन, और माइल्जिया मतलब मसल्स में पेन, तो मसल्स में पेन हो रहा है तो नहीं देना। ठीक है, मलेशिया है यानी कि एक अजीब सा डिस्कम्फर्टिंग जैसा फीलिंग है तो नहीं देना। अगर डायरिया हो रखा है तो नहीं देना। कफ फीवर है, ठीक है, ठंड लग रही है, चिल्स हैं, है ना, तो उस कंडीशन में भी जो है एंटी मलेरिया ड्रग्स यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इन सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब ये ड्रग देते हैं तो ऑलरेडी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो ऑलरेडी अगर हो रखा है ये कंडीशन तो उसमें आपको ये ड्रग एंटी मलेरिया ड्रग नहीं देनी है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आता है आपके एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। एंटी मतलब अपोजिट, नियोप्लास्टिक मतलब कि कैंसर। तो वो ड्रग्स जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दी जाएगी उनको बोलेंगे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। So the anti-neoplastic agents or anti-cancer drugs represents a large and diverse class of medications. They are generally have limited but important uses and often have some significant hepatotoxicity. ठीक है, तो ये जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स होते हैं या एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, ये एक लार्ज और एक डाइवर्स क्लास होती है मेडिकेशंस की, एक बड़ी क्लास है। ठीक है, जिसका जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है, क्योंकि सिर्फ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ही ये ड्रग्स दी जाएंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ड्रग्स होती हैं। लेकिन कभी कभी ये हिपेटोटॉक्सिसिटी या लीवर के अंदर भी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स दी जाती है उनको एंटी कैंसर ड्रग या एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग बोलते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के जो कैंसर होते हैं उनको ट्रीट करती है। इसका यूज जो है वो लिमिटेड है, सिर्फ कैंसर के लिए ही यूजफुल होगी, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट ये ड्रग्स होती हैं और लिवर के अंदर टॉक्सिसिटी भी कर सकती हैं। इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया है। सो दीज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज। फर्स्ट इज द अल्कलाइलेटिंग एजेंट्स इन विच द ड्रग इज बुसाल्फेन, कार्बोप्लेटिन, कार्मस्टीन, सिस्प्लेटिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, डिकार्बाजीन, इफ्लोसामाइड, लोमस्टीन, मीक्लोइथामाइड, मीफ्लेन, ऑक्जीलीप्लेटिन, प्रोकार्बाजीन, टिमोजोलोनामाइड एंड थायोटेपा। Next, the second class is topoisomerase inhibitors. The drug is dectinomycin, dunomycin, doxorubicin, etoposide phosphate, idrarubicin, irinotecan, liposomal daunomycin, liposomal doxorubicin, mitoxantrone, teniposide, and tropotetan. Third is the antimetabolites, in which the drug is cytarabine, clofirabine, fludarabine, gemcitabine, mercaptopurine, methotrexate, निलार्बिन, थायोग्वानिन। फोर्थ जो क्लास है यहाँ पे वो है ट्यूबुलिन बाइंडर्स, इन विच द ड्रग इज डोक्सीटेक्सेल, इग्जाबे, पिलोन, विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन, vinorelbine, and paclitaxel. Fifth is the molecularly targeted drugs, in which erlotinib, imatinib, sorafenib, sunitinib, triation, Herceptin. And sixth class is miscellaneous, in which the drug is arsenic trioxide, asparginase, bleomycin, dexamethasone, hydroxyurea, mitotane, PEG asparginase and prednisolons। ठीक है, तो इन नियोप्लास्टिक एजेंट्स को 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट होते हैं अल्कलाइलेटिंग एजेंट्स, जो कि अल्काइल ग्रुप को देख करके यहाँ पर जो डीएनए की फंक्शनिंग है उसको अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर आपके डिफरेंट ड्रग्स आती हैं, जैसे कि नंबरिंग वाइज बात करें तो बुसाल्फेन, कार्बोप्लेटिन, कार्मस्टीन,
सिस्प्लेटिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, कार्बाजिबिन, कार्बाजीन, आइसोफामाइड, लोमस्टीन, मीक्लोरइथामाइड, मीफालेन, ऑक्साप्लेटिन, प्रोकार्बाजीन, टिमोजोलामाइड एंड थायोटेपा। इन 13 ड्रग्स के अंदर इसको क्लासिफाई इसके अंदर आती हैं। सेकेंड होती है ट्रोपोआइसोमरेज इनिबिटर्स। ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि ट्रोपोआइसोमरेज एंजाइम को इनिबिट करके फर्दर यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होने से रोकती हैं। इसके अंदर आते हैं आपके ड्रग्स सच एज डेक्टिनोमाइसिन, डोनोमाइसिन, डोक्सोरुबिसिन, इटोपोसाइड, इटोपोसाइड फॉस्फेट, इड्रारुबिसिन, इरिनोटेकेन, लिपोसोमल डाउनोमाइसिन, लिपोसोमल डोक्सोरुबिसिन, मिटोजेंट्रोन, टेनिपोसाइड और ट्रोपोटेन। तो इनको 12 ड्रग्स इसके अंदर आती हैं, 13 ड्रग्स इसके अंदर आती हैं। एंटी मेटाबोलाइट जो कि डिफरेंट मेटाबोलाइट की फॉर्मेशन को इनिबिट करके जो कैंसर सेल्स के जो न्यूट्रिशन है उनको ये कम कर देती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपरली यहाँ पर ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, कैंसर सेल्स की ओवर ग्रोथिंग नहीं देखने को मिलती। इसके अंदर आपकी जो ड्रग्स आती हैं वो हैं साइटाराबीन, क्लोफिराबीन, फ्यूडेराबीन, जेनिसिटाबीन, मर्केप्टोप्यूरिन, मिथोट्रिक्सेन, नेलारबीन और थायोग्वानिल। तो 8 ड्रग्स इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट है ट्यूबुलिन बाइंडर्स। जो ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होती है उसके साथ बाइंड करके फर्दर एप्लीकेशन नहीं होने देती। इसके अंदर ड्रग आएंगी डोकेटेक्सल, इक्साबीपिनोलोन, विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन, विनोरिलेबेन और पैक्लिटेक्सल। 6 ड्रग्स इसके अंदर आएगी। और जो मॉलिकुलरली टारगेट करने वाली ड्रग्स हैं उसके अंदर आएंगे आपकी 6 ड्रग्स। पहले है इर्लोटिनिब, इमाटिनिब, सोराफिनिब, सुनीटिनिब, ट्रिएट्रियोन और लास्ट है हरसेप्टेन। ठीक है। और लास्ट होती है आपकी मिससेलेनियस क्लास की ड्रग जो किसी में नहीं आती, इसमें आती है, वो है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड यानी AR-O3। ठीक है, AR2O3, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, एस्पार्जिनेज, ब्लियोमाइसिन, डेक्स्ट्रामिथोसोन, हाइड्रोक्सी यूरिया, मिटोटेन, PEG एस्पार्जिनेज और प्रेडनिसोलोन। तो इस तरीके से फर्स्ट क्लास में आएगी 13 ड्रग्स, सेकंड क्लास में आएगी 12 ड्रग्स, थर्ड क्लास में आएगी 8 ड्रग्स, फोर्थ क्लास ट्यूबुलिन बाइंडर्स में आएगी 6 ड्रग्स, मॉलिकुलरली टारगेटेड ड्रग्स में आएगी 6 ड्रग्स और मिससेलेनियस में आएंगे 9 ड्रग्स। ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स जो है यहाँ पर एंटी कैंसर ड्रग या एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके डोज की अगर हम बात करें तो हियर विनब्लास्टीन गिवन एज एन अडल्ट डोज 6 mg पर मीटर स्क्वायर, एक्चुअली 6 mg पर kg होना चाहिए, टू 10 mg पर kg वंस इन अ वीक। Vincristine is this drug is also typically given by IV injection and the usual adult dose is 1.4 mg per kg to 2.0 mg per kg once in a week. Vinorelbine, this drug may be given by IV injection or by mouth and the usual adult dose is 25 mg per kg to 30 mg per kg once in a week. And fourth drug is Eltretamine which is a capsule form 50 mg. ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स के डोज को बताया है कि विनब्लास्टिन अगर आप देंगे तो एक वीक में एक ही बार देंगे और उसकी जो डोज रहेगी एडल्ट फॉर्म में वो रहेगी 6 से 10 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है। विनक्रिस्टीन की जो डोज रहेगी उसको आप IV इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन के फॉर्म में देंगे और यहाँ पर इसको वीक में एक ही बार देंगे। इसकी जो डोज रहेगी वो रहेगी 1.4 से 2 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से। तीसरी जो ड्रग है वो है विनोरेलिबिन। ये जो ड्रग होती है इसको ओरली रूट से भी दे सकते हैं और इंट्रावेनस इंजेक्शन से भी दे सकते हैं। इसकी जो एडल्ट डोज रहती है उसको वीक में एक बार देते हैं और इसका अमाउंट रहता है 25 से 30 मिलीग्राम पर केजी। और फोर्थ आपकी जो ड्रग है वो है एल्ट्रेटामीन। इसको कैप्सूल फॉर्म में देते हैं और इसका जो अमाउंट रहता है वो है 50 mg, 50 mg। ठीक है। इसके इंडिकेशंस या यूजेस की हम बात करें तो इट इज यूजफुल इन फर्स्ट लिम्फोमा, सेकेंड ल्यूकेमिया, थर्ड
मेलेनोमा एंड फोर्थ इज द सॉलिड ट्यूमर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिम्फोमा है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कैंसर है, तो उसको भी ट्रीट कर सकता है। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूजफुल होगा। मेलेनोमा यानी कि यहाँ पर अगर आपको मेलेनोमा हुआ है, ठीक है, विच इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर, उसके ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। और अगर सॉलिड ट्यूमर यहाँ पर फॉर्म हुआ है, सेल्स एक जगह इकट्ठा होकर के ट्यूमर उसने बना लिया है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये आप एंटी कैंसर ड्रग दे सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कौन सी कंडीशंस में नहीं दोगे। तो फर्स्ट है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, अगर वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है या वो लैक्टेटिंग पीरियड में है तो नहीं दे सकते। सेकेंड है नॉन एलर्जी टू द ड्रग, अगर पर्टिकुलर ड्रग से पेशेंट एलर्जिक रिएक्शन शो कर रहा है तो नहीं देंगे। थर्ड है बोन मेरो सप्रेशन, अगर बोन मेरो सप्रेस आउट हो रहा है तो वहां पर नहीं देंगे, क्योंकि ल्यूकेमिया में एक्चुअल में बोन मेरो सप्रेस हो जाती है, तो उस कंडीशंस में नहीं देना है। सप्रेस रीनल एंड हेपेटिक फंक्शन, अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही है, लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, वो सप्रेस आउट हो रहा है तो यहाँ पर नहीं देंगे। पल्मोनरी प्रॉब्लम्स, अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो नहीं देंगे, और कार्डियक प्रॉब्लम यानी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो दे देंगे। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी लैक्टेशन, एलर्जिक कंडीशन, बोन मेरो सप्रेशन, रीनल एंड हेपेटिक फंक्शन सप्रेशन, पल्मोनरी प्रॉब्लम और कार्डियक प्रॉब्लम्स के अंदर ये जो ड्रग्स हैं एंटीनियोप्लास्टिक वो नहीं दी जाती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट, और कंप्लीट होती है ये यूनिट। ठीक है, इसके अंदर एट द लास्ट हमने यहाँ पर 4 क्लासेस को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने एंटीवायरल ड्रग्स को डिस्कस किया, देन एंटी अमोबिक एजेंट्स, देन एंथेल्मिक एजेंट्स, मलेरियल एजेंट्स, और लास्ट में एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट, और कंप्लीट होती है ये यूनिट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई यूनिट के साथ। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।